हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2015 के यूपीएससी प्रीलिम्स में जो इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, 2015 की बात करें तो टोटल 27 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसमें से आज हम लोग यहाँ पे 5 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला प्रश्न देखने हैं यहाँ पे। इन द साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे दो तीन यहाँ पे चीज़ें दिया है। सबसे पहले बात कर रहा है ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की। तो आपको ज्योग्राफी में बेसिस आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड होते हैं वो किसके किसके बीच होते हैं। देखो, ये हमारी अर्थ है। अर्थ में आप देखोगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में लोकेटेड होती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होती है वो हमारी साउथ में आपको देखने में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। इसके बीच की जो एरिया होती है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल। ठीक है, तो इसी की बात कर रहा है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड की बात कर रहा है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो हमारी सी है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। और उसमें भी आप यहाँ पे बोल रहा है कि जो साउथ अटलांटिक सी और साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो साउथ अटलांटिक सी का मतलब यहाँ पे जो साउथ अमेरिका है और अफ्रीका के बीच का जो एरिया है, इक्वेटोरियल के सदर्न पार्ट का जो अटलांटिक का एरिया है उसको यहाँ पे बात कर रहा है साउथ अटलांटिक। और दूसरा एरिया यहाँ पे बोल रहा है साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन। इसका मतलब है आपको जो साउथ की जो ईस्टर्न की पैसिफिक रीजन है, इसका मतलब है यहाँ पे कि साउथ अमेरिका के जो हमारी वेस्टर्न साइड का जो रीजन है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन दो रीजन में साइक्लोन ओरिजिनेट नहीं होती है, इसका क्या रीजन है। तो दोस्तों, यहाँ पे साइक्लोन कहाँ पे ओरिजिनेट होती है उसके भी कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे साइक्लोन कहाँ ओरिजिनेट होती है, जहाँ पे वार्म वाटर हो। ठीक है, टेम्परेचर लगभग में 25 डिग्री के आसपास सफिशिएंट लार्जर ड्यूरेशन के लिए हो, जिससे कि एवेपोरेशन वहाँ पे ज़्यादा हो सके और मॉइस्चर गेन कर सके, तो वहाँ पे साइक्लोन का ओरिजिनेट होने की चांसेस होती है। दूसरा कंडीशन होता है यहाँ पे कि जहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होनी चाहिए, यानी कि ट्रेड विंड्स वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए और कोरियालिस फोर्स प्रेजेंस होनी चाहिए। कोरियालिस फोर्स नहीं होंगे तो जो विंड्स होंगे उसका वहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं होगा, यानी कि घुमावदार नहीं होगा। तो कोरियालिस फोर्स होनी चाहिए और हमारी ओशियन की टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और जनरली लार्जर हमारी एरिया होनी चाहिए ओशियन की। ऐसा नहीं कि मेडिटेरियन सी में साइक्लोन का ओरिजिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस सारी क्राइटेरिया साइक्लोन के ओरिजिनेट होती है। अब इसमें से देख लेते हैं कि जो हमारी साउथ अटलांटिक की बात हो रही है, देखो वहाँ पे एरिया भी अच्छी है और हमारी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन में होती है, यानी ट्रेड विंड्स भी वहाँ मिलती हैं। लेकिन वहाँ की जो टेम्परेचर है, साउथ अटलांटिक की जो टेम्परेचर है, ओशियन टेम्परेचर, वो 25 डिग्री के आसपास लार्जर ड्यूरेशन के लिए नहीं रह पाती है। क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि इसका मेन रीज़न यहाँ पे है, आप देख सकते हो कि वहाँ पे जो अमेजन रिवर्स है और कॉन्गो रिवर है, दोनों ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है इक्वेटोरियल रीजन में और दोनों ही डिस्चार्ज करते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रेश वाटर का डिस्चार्ज होता है, वो हमारी कोल्डर होती है एक कंपेयर में। इसकी वजह से आप देखोगे वहाँ पे ट्रॉपिकल जो वहाँ पे एरिया है, सी की जो सरफेस की जो टेम्परेचर है वो हमारी लो होती है। इसके अलावा आप बात करोगे साउथ अटलांटिक में तो हमारी कोल्ड करंट भी पाई जाती है। बेंगुला जो कोल्ड करंट है हमारी साउथ अफ्रीका के वेस्टर्न साइड में, इसके चलते भी यहाँ पे टेम्परेचर उतने ज़्यादा हो नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आप देखोगे पहला हमारे रीजन हो जाएगा सी टेम्परेचर हमारी लो होती है। अब साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन की बात करें तो वहाँ भी आप देखोगे कोल्ड करंट वहाँ पे आता है, पेरुवन कोल्ड करंट होती है, तो उसके चलते वहाँ पे जो टेम्परेचर होती है उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है। तो इसका आंसर 1 का ए हो जाएगा। बी देख लेते हैं यहाँ पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर, ये तो होता ही है, सेल्डम अकर नहीं होता ही है। कोरियालिस फोर्स 2 वीक ऐसा नहीं है, कोरियालिस फोर्स जगह जगह पे वीक नहीं होते, आप लैटिट्यूड पे डिपेंड करते हैं। तो हमारे पहला ही आंसर हो जाएगा सी, सरफेस टेम्परेचर आर लो।
तो आज का दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इंडिकेट द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। देखो आपको यहाँ पे सिंपल लग रहा होगा कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन कौन से हैं, क्योंकि ईस्टर्न मोस्ट में हो सकता है आपको यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो कि हमारी जो अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट है या नागालैंड है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश आप देखोगे ईस्टर्न मोस्ट हमारे आ जाएगी, वेस्टर्न मोस्ट में हमारी गुजरात स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, ये हमारे डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इंडिया की, तब आप क्या बताओगे? स्टेट तो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में आप देखोगे ईस्टर्न मोस्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वो हमारी है अंजाव, ठीक है, ANJAW, जो पहले लोहित डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2004 में लोहित से अलग होकर अंजाव इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कच्छ हमारे डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात का पार्ट, वो हमारी वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कि ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन कौन से हैं, या नॉर्दर्न जो पॉइंट है हमारी मेनलैंड इंडिया का और सदर्न जो पॉइंट है वो कौन कौन से है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो जो हमारी ईस्टर्न मोस्ट जो पॉइंट है वो हमारी है आपको किबिथी, ठीक है, KIBITHY, किबिथी हमारी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, जो आपको अंजाव डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का है, वहाँ पे आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो गुहार मोटी बोलते हैं, गुहार माती बोलते हैं, वो आपको गुजरात में कच्छ का पॉइंट हो जाएगा। नदर मोस्ट पॉइंट की बात करें तो हमारा नदर मोस्ट में आप देखोगे अभी कंट्रोल जहाँ पे है वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के सबसे नदर्न में आप देखोगे इंदिरा कोल, तो इंदिरा कोल हमारी नदर्न पॉइंट हो जाएगी। सदर्न पॉइंट की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो निकोबार में है वो हमारी सदर्न पॉइंट हो जाएगी। तो इसको भी अब ध्यान रखना, फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन being a swamp with floating vegetation and support a rich biodiversity। तो दुनिया का अकेला ऐसा फ्लोटिंग वेजिटेशन नेशनल पार्क आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, वो भी इंडिया में आपको लोकटक लेक के पास देखने को मिलेगा मणिपुर में, और उसका जो पार्क का नेम है वो है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, 2-3 का बी हो जाएगा। ये दुनिया का अकेला ऐसा फ्लोटिंग पार्क नेशनल पार्क है जो इंडिया में मणिपुर में लोकेटेड है, लोकटक लेक के पास। तो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क 3 का बी इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथे की बात करें दोस्तों यहाँ पे, व्हाट कैन बी इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन या यूरिया की फर्टिलाइजर की एक्सेस या इनएप्रोप्रिएट यूज करने से क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। देखिए यूरिया एक तरह से एसिडिक होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो नाइट्रोजन, पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि प्लोरिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल अकर। एक्चुअली क्या है, प्लोरिफिकेशन तो होंगे नहीं, ये एसिडिक होती है, और यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसका किलिंग होता है। तो ये हमारे पहला का आंसर अपोजिट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस, क्योंकि यूरिया एसिडिक होता है, तो दूसरा आंसर ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट हमारी सही है। तीसरा दिया लीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन अकर, ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जो नाइट्रेट होती है, यूरिया होती है, वो हमारी ग्राउंड वाटर के साथ लीचिंग है, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होती है, और वाटर में डिसॉल्व होती है तो वाटर लीच करके ग्राउंड वाटर में जाती है, ग्राउंड वाटर हमारा एसिडिक हो जाता है, नाइट्रेट हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, 4 का सी। तो आज का 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN की बात कर रहा है, इन द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा साइट्स की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे IUCN और साइट्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि IUCN क्या है। तो IUCN आप देखोगे तो बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, जिसमें आप देखोगे तो इसमें गवर्नमेंट के भी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जो सोसाइटीज़ हैं
जो वो भी यहाँ पे शामिल है इसके काम करने के लिए। और तो इसमें इंडेंजर्ड स्पेसीज की लिस्टिंग की जाती है और रेड डेटा बुक इस पर रिलीज किया जाता है। तो IUCN के बारे में थोड़ा पता हो गया। अब साइट्स के बारे में बात करें तो साइट्स में दोस्तों यहाँ पे ये हमारे आप बोलोगे इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी है, यानी गवर्नमेंट के बीच में ट्रीटी की गई है साइट्स में। इसमें क्या होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है और वो हमारे इंटरनेशनल मार्केट में इसकी ट्रेडिंग नहीं की जाए, इसलिए गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना इसमें ज़रूरी होती है। इंटर गवर्नमेंट ट्रीटी होती है, इसमें जो पार्टीज होते हैं उसकी सिग्नेटरी जो होते हैं सिग्नेटरी होते हैं वो बाइंडिंग होती है, ठीक है। इसमें काम करना होता है और लीगली बाइंडिंग होती है जो जो इसमें सिग्नेचर किए हुए हैं। और IUCN और साइट्स दोनों ही क्लोजली यहाँ पे काम करते हैं। ये थोड़ा सा हमारा स्टेटमेंट हो गया। अब देख लेते हैं यहाँ पे IUCN इज ए ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड साइट्स इज ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट। देखो सेकंड पार्ट है साइट्स, तो हमारी यहाँ पे ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट के बीच में हमारी अग्रीमेंट होती है। लेकिन पहला जो पार्ट है हमारी IUCN यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन है, ये हमारी गलत है। ये हमारी आप बोल सकते हो गवर्नमेंट का और जो बहुत सारे जो सोसाइटी हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहला स्टेटमेंट हमारी पार्शली इनकरेक्ट है, गलत है। दूसरा है IUCN रन थाउजेंड्स ऑफ फील्ड प्रोजेक्ट अराउंड द वर्ल्ड टू बेटर मैनेज नेचुरल इन्वायरमेंट। बिल्कुल ही सही है। IUCN बहुत सारे प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करता है जो कि बायोडाइवर्सिटी और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको यहाँ पे कंजर्व किया जा सके। तीसरा हम दिया साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन द स्टेट दैट हैव ज्वाइंड इट बट दिस कन्वेंशन डज नॉट टेक प्लेस अंडर नेशनल लॉ। ये बिल्कुल ही सही है। साइट्स हमारी लीगली बाइंडिंग होती है जो हमारी स्टेट ज्वाइन करती है, लेकिन नेशनल लॉ को यदि उसके पास नेशनल लॉ होंगे इस तरह से तो उसको रिप्लेस नहीं करती है, ठीक है। इसका अलग ही होता है। नेशनल लॉ बनाए जा सकते हैं, इसके थ्रू बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी एक्ट बनाए गए हैं साइट्स के आने के बाद ही, तो हमारे तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो दूसरा और तीसरा इसका आंसर हो जा 5 का B। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे 5 क्वेश्चन को डिस्कस किए। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।